आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत या हार। 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए। सभी अनुमान, आकलन, संभावनाएं और एग्जिट पोल पास हुई या फेल, ये मुद्दा गौड़ हो चुका है, क्योंकि अब परिणाम सामने है। दिल्ली का राजनीतिक रास्ता उत्तर प्रदेश की तरफ से ही जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस बार भी था। 10 मार्च की सुबह तक सपा जीत रही थी, सरकार बन रही थी। जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी तो बीजेपी की ओर रुझान बढ़ने लगे। दोपहर तक साफ हो गया था कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। अब रुझान एक सीट पर सभी प्रत्याशियों की दौड़ चाल पर केंद्रित होने लगा था। पार्टी का तो पता सबको लग ही गया था कि बीजेपी ऐतिहासिक जीत से वापसी कर रही है। खास बात यह रही कि बीजेपी को लगभग उतने ही वोट मिले जितने पिछली बार 2017 में मिले थे। कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। सपा को पिछली बार की तुलना में इस बार 11% ज़्यादा वोट मिले और यही उनकी उपलब्धि मानी जा सकती है। कांग्रेस व बसपा खराब प्रदर्शन में इस बार भी रिकॉर्ड बना गई। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में जान फूंकने के लिए लगाया गया था, लेकिन वह पार्टी को ही फूंक कर बैठ गई। बसपा की मायावती खुद चुनाव लड़ती नहीं है, लेकिन चुनाव के लिए पार्टी का टिकट देने में, प्रत्याशी चुनने में अमीरी गरीबी का हिसाब बेहतर ढंग से लगाती हैं। खुद भी ज़्यादा बोल नहीं पाई, क्योंकि विरोधी उन्हें बीजेपी की बी टीम बोलते रहे और मायावती बहन खुद ही ईडी और इनकम टैक्स की रेड के डर से आय से अधिक संपत्ति के मामले में अनावश्यक भाषणों से भी बचते बचाते चुनाव संपन्न कराने में ही अपना हित समझती रहीं। हालांकि बीजेपी के नेता उनका हौसला बढ़ाते रहे, लेकिन अब पता चला कि कोई लाभ ही नहीं हुआ। कुल मिलाकर 48 सीटों के नुकसान से बीजेपी बहुमत में आ गई और सपा 72 सीटों के फायदे से विपक्ष की भूमिका में आ गई। कांग्रेस 5 सीटों के नुकसान के साथ मात्र 2 सीट और बसपा 19 सीटों के जगह पर मात्र 1 सीट से संतोष कर गई। ओवरऑल 5 राज्यों में पंजाब अपवाद रहा, बाकी सभी पर बीजेपी का परचम लहरा गया। इतनी प्रचंड जीत पर भी आज का मुद्दा बीजेपी की हार या जीत पर विचार करने का इसलिए मन बना क्योंकि इतिहास गवाह है कि केंद्र में कांग्रेस होने पर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन सरकार के मामलों में सोनिया गांधी की मर्जी और दखल की धमक पूरे मंत्रिमंडल को महसूस होता था। यह यथार्थ सत्य है। बीजेपी में कोई आला कमान उस तरह का नहीं है जैसा कांग्रेस में था। फिर भी शंकाएं तो हर जगह विद्यमान रहती हैं। उनके आधार पे आरएसएस के मोहन भगवत जी को आला कमान कहने की भी गलतियां कई बार होती रही हैं। कई प्रदेश प्रभारी भी इसी किस्म की परिभाषा के बीच में आते हैं। और इन सब के अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा वो ये कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी आला कमान के रूप में कुछ ज़्यादा ही फेमस हुई है। तर्क ऐसे दिए जाते हैं जो गले से नीचे नहीं उतरते। बीजेपी यूपी में जीत गई, लेकिन पर्दे के पीछे की राजनीति इसे कुछ और ही नाम देकर बीजेपी की हार में गिनती कर रही है। तर्क यह है कि बीजेपी के रूप में अमित शाह तथा नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी, जिनको कि नरेंद्र मोदी जी का दाहिना हाथ और बीजेपी के राजनीतिक चाणक्य के रूप में अमित शाह जी को देखा जाता है, ये 2 चेहरे हैं। उन्हीं का जादू इस पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चलता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो हार गए हैं। कारण ये है कि सबसे पहले गोवा, गुजरात, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थोड़े ही दिन पहले, 6 महीना पहले बदले गए थे। उसी क्रम में योगी आदित्यनाथ जी को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से बदलना था, लेकिन ये दांव फेल हो गया, जिसे बीजेपी के इन चाणक्यों की हार मानी गई। दूसरा मामला था ब्यूरोक्रेट अरविंद शर्मा का,
जो 2 साल पहले ही सर्विस से वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर के गुजरात से उत्तर प्रदेश में इंपोर्ट किए गए थे, एमएलसी बनाए गए थे और यूपी में योगी जी पे लगाम लगाने के लिए उनको भेजा गया था, जिसका कि योगी जी ने बैंड ही बजा दिया। शर्मा जी को कुछ भी भाव नहीं दिया गया और ये माना गया कि अमित शाह और मोदी जी का ये बैंड बजा है। इस चाल में सभी मोहरे पिट गए, जो कि तथाकथित आला कमान की हार माने जा रहे हैं। तीसरा, मुख्यमंत्री योगी जी को बनारस, मथुरा, फैजाबाद जैसी जगहों से चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया गया और इस प्रचार में योगी जी को अंत में यही मान के गोरखपुर भेजा गया कि जहां कम से कम इन्हें वोट मिले और जीत का अंतर काफ़ी कम हो। इसके अलावा केशव मौर्य जी को आगामी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के रूप में देखने की भी कुछ लोगों की लालसा थी, लेकिन चुनाव परिणाम बताते हैं कि ये इसमें भी आला कमान या तथाकथित बीजेपी के चाणक्य की हार हुई है। रास्ता साफ हो सके, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मामला गोरखपुर सदर का सीट लगा, जहां से पहले ही बीजेपी के डॉक्टर राधा मोहन दास 20 सालों से जीतते आ रहे थे और वहां से मुख्यमंत्री योगी जी को टिकट पहली ही लिस्ट में देकर सबको आश्चर्यचकित किया गया। ये माना गया कि डॉक्टर राधा मोहन दास को आघात पहुंचा है। दूसरा, आरएसएस के उपेंद्र शुक्ला जी के परिजनों को टिकट न दे करके भी कुछ लोगों ने कहा कि ये काफ़ी बड़ी राजनीतिक भूल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रिजल्ट बताते हैं कि इस तरह की जितनी भी अटकलें थी सब की सब फेल हुई हैं, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि ये आला कमान या तथाकथित चाणक्य की हार हुई है। चौथा कारण है मोदी जी का गोरखपुर आना कई बार और गोरखनाथ मंदिर में एक बार भी नहीं जाना। इसके कुछ और ही निहितार्थ निकाले जा रहे थे। इसी के जस्ट विपरीत मोहन भगवत जी का गोरखनाथ मंदिर में आना और गुरु दक्षिणा के रूप में योगी जी को सिर्फ 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाना और बाद में सिर्फ 6 महीने पहले, यानी कि पूरे 5 साल पूरे करने से 6 महीना पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की सारी व्यवस्था करना और इस व्यवस्था में तथाकथित आला कमान बीजेपी का फेल होना भी एक हार मानी जा रही है। पांचवा, योगी जी को ही 2022 चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना। चुनाव से पहले योगी जी का गोरखपुर में बीजेपी के लगे तमाम पोस्टरों से तस्वीर का गायब होना आला कमान की जीत मानी जा रही थी तथा तथाकथित चाणक्य की एक गहरी चाल मानी जा रही थी। लेकिन परिणाम बताते हैं कि ये राजनीति खुलेआम जो चलती है उसी को माना जाता है, जिसमें धारणाएं और घोषणाओं की तरह ये सारी बातें स्पष्ट होती हैं। अनौपचारिक राजनीति पर्दे के पीछे ही समानांतर चलती रहती है, जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं होता है। उसे ज़्यादा चटखारे लेकर लोगों को कहते, बोलते और सुनते हुए देखा जा सकता है। इस पर्दे के पीछे की राजनीति में मोदी जी और उनके चाणक्य अमित शाह जी द्वारा जो कुछ किया गया उसे लोग उनकी हार और उनको हारा हुआ मानकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। इन चीज़ों का न तो कोई आधार है और न ही कोई परिणाम है। अब विचार जनता को करना है, लेकिन इस जीत की खुशी में अभी इसका वक्त नहीं है। हारे हुए प्रत्याशियों को चिंतन करने का वक्त है और जीते हुए प्रत्याशियों को जनता की चिंता करने का वक्त है। पत्रकार बंधु और मीडिया के लोगों को, जिन्हें की सरकार में चौथा स्तंभ माना गया है, उनको अडिग, निश्चल व दृढ़ रहना चाहिए।
देवेंद्र कुमार, ब्यूरो चीफ, A to Z क्राइम न्यूज़, गोरखपुर। धन्यवाद।